स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है लैग्रांज लीनियर पीडी लेक्चर नंबर 30 है पैटर्न 2 का। ये रहा मेरा क्वेश्चन स्मॉल p प्लस स्मॉल q इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z। सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, स्मॉल p इंटू कैपिटल P के फॉर्म में है प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R के फॉर्म में है और ये लैग्रांज का लीनियर फॉर्म होता है जहां पर कैपिटल P1 है, कैपिटल Q1 है और कैपिटल R जो है वो x y z का फंक्शन है। इसका मतलब हाँ, ये लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको डालेंगे 1, फिर उसके बाद आप लिखेंगे इक्वेशन 1। जब आपको समझ में आ गया कि लैग्रांज का लीनियर है तो आप लैग्रांज के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है उसको सॉल्व करेंगे। 1 डालने के बाद आप लिखेंगे 1 जो है वो लैग्रांज का लीनियर पीडीई है। फिर उसके बाद 1 को कंपेयर करेंगे, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इक्वल्स टू कैपिटल R। कैपिटल P1 है, कैपिटल Q1 है और कैपिटल R कौन है? x प्लस y प्लस z। फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx बाई कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल्स टू dz बाई r। वैल्यू पुट करिए। फिर कोई दो फ्रैक्शन, मैं फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 से दो सॉल्यूशन निकालूंगी। आप फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हैं। आप फर्स्ट 2 को ली तो dx इज इक्वल्स टू क्या है? dy है। ये 1 ऑर्डर 1 डिग्री का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाते हैं, तो इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो सीधा इसको इंटीग्रेट करिए। 1 का x आएगा x के रिस्पेक्ट में और इसका y प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे c1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? x माइनस y। फर्स्ट सॉल्यूशन इजीली ऑब्टेन्ड हो गया। क्या ऑब्टेन्ड हो रहा है? c1 इज इक्वल्स टू x माइनस y। मैं यहां लिख दी। अब अगला सॉल्यूशन मुझे ऑब्टेन करना है जो है लास्ट 2 फ्रैक्शन को लेकर मैं निकालूंगी। तो टेकिंग लास्ट 2, आप फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट थर्ड की जगह लास्ट 2 फ्रैक्शन ले रही हूं जो है dy अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dz अपॉन x प्लस y प्लस z। अब यहां पर देखिए dy है dz है, तो ये बनेगा कब? जब हमारे पास yz, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से तो नहीं बनेगा, 1 ऑर्डर 1 डिग्री का है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से तो बनना ही नहीं क्योंकि ये पूरे प्लस में, अगर इनटू में होता तो बन जाता। तो यहां पर देखिए dy है dz है तो वेरिएबल yz होना चाहिए। x को हटा दीजिए, तब एक बार ट्राई किया जा सकता है। तो x को कैसे हटाएंगे? तो ये निकला हुआ है y प्लस c1। तो सबसे पहला काम dy अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dz अपॉन x जो है वो c1 प्लस y से रिप्लेस हो गया और बगल में जो है वो आपका एज इट इज dy इज इक्वल्स टू dz अपॉन c1 प्लस 2y प्लस z आ गया, ऐसा आ गया। प्रीवियस रिजल्ट को मैंने यूज करके x को हटा दिया, y z में आ गया। अब देखिए dy dz है और यहां पर आपका प्लस में जो वेरिएबल है वो yz है। तो एक बार ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं बन रहा है लेकिन और भी मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे भी बनता है क्वेश्चन लैग्रांज का। तो अगला जो आपका अप्रोच रहेगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा। अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं बन रहा है, इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि dy के साथ y अलग नहीं होगा, dz के साथ z अलग नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कौन सा वाला? तो IF वाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, जो आप लोग 12th में भी पढ़े और प्रीवियस सेमेस्टर में। क्या होता है? सबसे पहला dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये क्या है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी किसमें लीनियर है? y में, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के फॉर्म में लिखा है, पहली शर्त। दूसरा p और q जो है वो किसके फंक्शन होने चाहिए? x के, क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। या क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकलता है। तो देखिए आपका जो v1 डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के फॉर्म में लिखा है, जहां पर p और q किसके फंक्शन है? x के फंक्शन होने चाहिए या कांस्टेंट। तो इसका कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन? तो हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p। इस p को हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? x। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है।
फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन, y इंटू आई एफ होता है। अब y क्यों, क्योंकि ये y में लीनियर है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्या q लिखते हैं राइट साइड में जो है, और इंटू क्या करते हैं आई एफ का इंटू, और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके हम कांस्टेंट लगाते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ये आपका पहला प्रोसेस, मतलब पहले टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा टाइप का आपने क्या पढ़ा है, हमेशा y में लीनियर नहीं होता, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। यहां पर x में लीनियर है तो यहां पर px होगा, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसमें x में लीनियर है, तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो y है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है लेकिन x में, जहां पर p और q को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू q के फॉर्म में लिखा है, जहां पर pq को किसका फंक्शन होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर इंटीग्रेशन p को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y, क्योंकि यहां पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। देन हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि ये x में लीनियर है तो x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q को लिखते हैं और इंटू क्या लिखेंगे, आई एफ, इसमें भी आई एफ का इंटू होगा, और चूंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy है इसलिए dy, y है इसलिए, और प्लस कांस्टेंट सी लगाते हैं। तो ये दो टाइप का आप पढ़ के आ चुके हैं, एक y में लीनियर और एक x में लीनियर। तो देखिए क्या ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है क्या, तो मैंने क्या किया, dy के नीचे dz ले गए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c1 प्लस 2y प्लस z। ये y और z में है ना, तो y z में लीनियर बनेगा, या तो y में या z में। अब मैंने देखा ये तो नीचे चला गया, मुझे तो दो टर्म चाहिए लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, तो ये तो अपॉन में चला गया, तो कहां से दो टर्म आएंगे, तो रिवर्स कर दीजिए, dz अपॉन dy इज इक्वल्स टू c1 प्लस 2y प्लस z। अब आप y को इधर ले जाएंगे कि z को इधर ले जाएंगे, तो z को ले जाइए, वो इसलिए क्योंकि dz बाई dy में z डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बगल में pz होना चाहिए, मतलब z वाला टर्म इधर आएगा। तो अब मैं उसको कहां ले जा रही हूं, लेफ्ट साइड में ले जा रही हूं, ताकि वो लीनियर फॉर्म में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो इधर देखिए मैं उसको शिफ्ट कर रही हूं, dz अपॉन dy z को ले जाऊंगी क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहां z है, और इज इक्वल्स टू राइट साइड में कौन बचेगा, c1 प्लस 2y। तो देखिए क्या ये लीनियर फॉर्म में लिखा है क्या, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, जहां पर p और q किसके फंक्शन होते हैं, x के फंक्शन होने चाहिए। तो ये dz बाई dy प्लस pz, जहां पर p माइनस 1 है, और इज इक्वल्स टू q किसका फंक्शन है, y का। हाँ, मतलब ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, और वो भी किसमें, z में। तो आप जब आपको समझ में आ गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें, z में, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। क्या होता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको चाहे तो आप कैपिटल P कैपिटल Q लिख सकते हैं, dz बाई dy प्लस pz इज इक्वल्स टू q से कंपेयर करिए। तो कैपिटल P इज इक्वल्स टू कौन आएगा, -1 आएगा, और कैपिटल Q कौन आएगा, c1 प्लस 2y आएगा। इसको कंपेयर करेंगे, dz बाई dy प्लस pz इज इक्वल्स टू q, जहां पर p की वैल्यू -1 और q इज इक्वल्स टू c1 प्लस 2y। अब निकालिए IF, e की पावर इंटीग्रेशन p dy लिखेंगे क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, e की पावर p की वैल्यू -1 है dy, तो e की पावर -y आया, ये क्या आ रहा है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपका जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, आप तुरंत क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें लीनियर है, z में, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z
इंटू क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन z इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q और इंटू आई एफ dx नहीं लिखेंगे, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy है तो dy प्लस c। ये जो आपका आया है डिफरेंशियल इक्वेशन ये y और z में आया है, जहां पर z डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए z की वैल्यू y के फॉर्म में आएगी। अब z आई एफ कितना आया, e की पावर माइनस y, q कितना है आपका, तो c1 प्लस 2y ये पूरा और इंटू आई एफ कौन है, e की पावर माइनस y dy प्लस c। अब राइट साइड बस को आप इंटीग्रेट करिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। c की जगह आप क्या लिखेंगे, c2 लिखेंगे क्योंकि आप सेकेंड सॉल्यूशन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे, इंटू करी मैंने तो e की पावर माइनस y dy इंटीग्रेशन अलग अलग करी प्लस 2y e की पावर माइनस y dy प्लस c2। इसका तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेकेंड वाले का जो इंटीग्रेशन है वो बाई पार्ट्स होगा क्योंकि दो y के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू इंटीग्रेट करना है। तो बाई पार्ट्स का जनरलाइज्ड फॉर्मूला लगाइए, दिस इज u एंड दिस इज v। तो क्या आएगा, z e की पावर माइनस y इज इक्वल्स टू c1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y अपॉन माइनस 1 प्लस 2 बाहर बिग ब्रैकेट लगाइए, u एज इट इज होता है v1 होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y अपॉन माइनस 1। फिर अगला टर्म माइनस होता है, y का डेरिवेटिव वो हो जाएगा 1, इसका अगेन इंटीग्रेशन होता है v2 होता है, v2 u डैश के बाद v2 होता है, इसका अगेन इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y और नीचे एक और माइनस 1 आएगा, एक माइनस 1 पहले से तो माइनस माइनस प्लस 1, आगे आपका प्लस आएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो गया, प्लस c2 जो है वो आपका एज इट इज z e की पावर माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस c1 e की पावर माइनस y, 2 को मैं अंदर ले जा रही हूं, माइनस 2y e की पावर माइनस y, ये भी आपका माइनस 2 e की पावर माइनस y प्लस c2, माइनस है तीनों टर्म, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब मुझे c2 चाहिए क्योंकि नेक्स्ट सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले c2 इज इक्वल्स टू सब टर्म इधर आएंगे और सबके सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, z e की पावर माइनस y प्लस c1 e की पावर माइनस y प्लस 2y e की पावर माइनस y प्लस 2 e की पावर माइनस y, c2 इज इक्वल्स टू ये आपका एज इट इज, ये सभी के सभी क्या हो गए प्लस, ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन आ रहा है। देन आपको पता है फाइनली आप क्या लिखते हो, फाई ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल्स टू 0, तो आप लोग लिख लेंगे फाई ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल्स टू 0, c1 की वैल्यू रख लीजिए और c2 की वैल्यू रख लीजिए, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।